नमस्कार साथियों। आज बहुत जल्दी दो बार हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। अभी 6 बजे भी जुड़े थे मनी 9 के साथ में, और उसके बाद से ही मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो सोचा कि एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो भी पे कमीशन के बारे में जो आज मीटिंग हुई है डीओपीटी की सेक्रेटरी साहब के साथ में, उसको लेकर के थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से एक गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आज की बातचीत पहुंच जाए। जी, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। राज नेहरा साहब, त्रिलोकी राज जी नमस्कार, गुलजार साहब जी जम्मू कश्मीर से, चंद्रजीत जी, डॉक्टर आदेश वर्मा जी इलाहाबाद से, प्रयागराज से, सुनील ठाकुर साहब, आप सभी को नमस्कार। एक बार शेयर कर देंगे प्लीज़। और एक चीज़ और आप लोगों से कहनी है कि मेरे पास तकरीबन 1200 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है, 1200 से भी बल्कि ज़्यादा पेंडिंग है। तिवारी जी इलाहाबाद से नमस्कार, रतन लाल जी नमस्कार। तो अब 5000 चूँकि फ्रेंड पूरे हो चुके बहुत कई साल पहले ही, तो मैं चाह करके भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि लिमिट है 5000, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, बेहतर यही है। क्योंकि हम किसी भी नए साथी को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें एक आदमी रिमूव करना पड़ता है। कुछ तो हमने जो डेड अकाउंट थे उनको रिमूव कर दिया, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। किसको रिमूव करें, किसको जोड़ें, ये हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। 1200 से ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो सभी फ्रेंड्स की लिस्ट को देख पाना भी पॉसिबल नहीं है कि किसकी किसकी लिस्ट आई हुई है। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, हरदीप जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार, तो एक बार पेज को फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपडेट मिलती रहेगी, बातचीत होंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। पटेल पुष्कर वर्मा नमस्कार, विकास सैकिया जी असम से होंगे। एक बार शेयर कर देंगे इसको सभी साथी प्लीज़। फिर मैं बात करता हूँ कि जो आज की जो बैठक थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मतलब क्या, एजेंडा क्या था आज की बैठक का। पे कमीशन, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डिमांड करिएगा, इतना फिटमेंट फैक्टर होगा। तो सबसे पहले भैया बता दूं, अभी कोई डिमांड वाली बात नहीं चल रही है। डिमांड तो तब होती है जब पे कमीशन बन जाता है ऑफिशियली, कोई एक चेयरमैन बनेगा, 2-1 मेंबर होंगे, फिर वो अलग अलग फेडरेशंस के साथ या एसोसिएशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन यूनियन के साथ बैठक करते हैं, तब फिर डिमांड जाती है। लेकिन इस बार का जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ है, जिस तरह से आज बैठक हुई है, इसको देख करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि इस बार पे कमीशन जैसे बनेगा ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कमेटी बनाई गई थी एनपीएस को रिव्यू करने के लिए, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, और बाकी लोग एक पीएफआरडीए के चेयरमैन थे, और एक डीओपीटी के सेक्रेटरी थे, एक डीओ एक्सपेंडिचर के साथ थे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी थे शायद। तो 4 लोग थे। तो चारों ऑफिसर्स हैं, जो पीएफआरडीए के चेयरमैन को छोड़ करके चारों वर्किंग ऑफिसर्स हैं, और वही लोग उस कमेटी को देख रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, डीओपीटी सेक्रेटरी, डीओपीपीडब्ल्यू सेक्रेटरी, डीएफएस सेक्रेटरी, इन सबको मिला करके ऐसे ही बैठकें होती रहेंगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे केवल जेसीएम के साथ बैठकें होती रहेंगी, सब कुछ जेसीएम हैंडल करेगा, ऐसा अभी फीलिंग आ रही है। आज की मीटिंग के बाद से ऐसी फीलिंग आ रही है। गुरमीत जी नमस्कार, मिल गया आपका। शैलेंद्र दास साहब नमस्कार, सुबोध जी नमस्कार नमस्कार। एक बार और फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बार शेयर कर दिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा मैसेज उतना अच्छा होगा। तो आज पहले भी मैंने बताया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे पे कमीशन में। उसके पहले
एक हम लोग शर्त बना लेते हैं, या कह लीजिए कि एक अनुशासन बना लेते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम इन टॉपिक पे रहेंगे, कैसे चलेंगे, ये तरीका होगा, इन मुद्दों पे हमारा पे कमीशन काम करेगा। ये एक तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है। तो पूरा लेटर मैंने पढ़ लिया, पहले भी पढ़ चुका था, मैं पहले से आइडिया था भी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहले भी कहता आया हूं कि इस बार हमारी डिमांड रहेगी एक परिवार में 6 लोगों की, यानी 6 यूनिट को कंसीडर करने की। हालांकि ये जो लेटर है इसमें इन्होंने कहा है कि 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट। पहला ही इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में पहला जो एजेंडा दिया गया है फैमिली यूनिट्स का, कि एक परिवार में कितनी यूनिट के आधार पर मिनिमम वेजेस बनाना। तो ये मुझे ठीक अभी भी नहीं लग रहा है कि 5 यूनिट नहीं बल्कि 6 यूनिट होना चाहिए। पहला ही पॉइंट मुझे बड़ा स्ट्राइक कर रहा है कि 5 का क्या मतलब है, एक बच्चा, यानी पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ और उनका एक बच्चा और दो ग्रैंड पेरेंट्स। ये तो मतलब हम दो, हमारे दो वाले हमारा भारत है, तो 5 का तो कोई मतलब बनता नहीं है। विकास पांडे जी, आपका सवाल मुझे मिल गया, मैं आऊंगा उस पॉइंट पर। यूपीएस के सुधार के ऊपर कोई चर्चा हुई है कि नहीं, अभी मैं उस पर बात करूंगा। सही सवाल पूछ लिया, तो अभी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, बाद में आप लोगों के सवाल ले लूंगा। एक बार फिर से मैं कहूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि शेयर कर दीजिए। दिनेश कुमार जी, मलिक रफीक साहब जम्मू कश्मीर से, पवन कुमार जी, रवि ठाकुर जी, नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो ये बात हुई कि हमने 6 यूनिट की बात कही है, लेकिन हालांकि इस आज के मिनट्स में हमें 5 यूनिट देखने को मिली है एक परिवार में, मतलब 5 यूनिट के एक परिवार को कंसीडर करने की बात कही गई है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि आज के समय में डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेस तैयार करने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेस तब तैयार हो पाएंगी जब 5 नहीं बल्कि 6 यूनिट को एक परिवार कंसीडर किया जाए, माना जाए। 6 लोगों से कम पर कोई मतलब नहीं कि 6 लोगों, अगर 5 लोगों पे करते हैं तो मोटा मोटा है, अगर 6 से 5 पे आते हैं तो हमारा करीब करीब 17-18% का नुकसान होगा। आगे जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी एक साथी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, उसमें ये कहा है कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रिस्टोर किया जाए। ये सेकेंड पॉइंट है आज के जो बैठक हुई है उसमें। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यूपीएस में या एनपीएस में किसी सुधार की कोई बात नहीं की गई है, सीधा नॉन कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन सिस्टम था, जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसको फिर से रिस्टोर करने के मुद्दे को डालने की बात कही गई है। तीसरा है कमिटेड पेंशन 12 साल में। ये पहले हो चुका है 12 साल वाला, कि 12 साल के बाद अभी ये सरकार ने कहा था कि जिनका कमिटेशन जो 40% एक्स्ट्रा पेंशन ले लेते हैं रिटायरमेंट के समय पर, मतलब उस स्कीम को फिर से लाया जाए, बाकी लोगों के साथ भी उस स्कीम को कमिटेड पेंशन को फिर से रिवाइव किया जाए। तो यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का ही एक ये पॉइंट हो गया, इसको उठाने की बात कही गई है। दूसरी बात, आज ही एक साथी मुझे फोन करके पूछ रहे थे, रामचंद्र जी नमस्कार, अर्श जी नमस्कार, अशोक भैया का मैसेज मिला है मुझे, सादर प्रणाम अशोक भैया। तो दूसरा जो साथी पूछ रहे थे कि 60 साल से लेकर के 80 साल तक जब पहुंच जाता है कोई कर्मचारी, मतलब पेंशनर, तब उसकी बेसिक सैलरी में 25% का इजाफा किया जाता है। इस बार पेंशन रिवाइज करने के लिए हर 5 साल पे फोकस किया जा रहा है कि हर 5 साल पर बेसिक को रिवाइज किया जाए, पेंशनर की बेसिक को। तो ये एक एजेंडा रहेगा वेतन आयोग में। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए पर महीना, इसके ऊपर चर्चा हुई है। और सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो सीजीएचएस है उसके ऊपर चर्चा होगी। सीजीएचएस कैसा हो, क्या हो, कितना पैसा कटे और किस तरह से ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं। ये कैशलेस होना चाहिए और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट बड़ी करने की जरूरत है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को ऐड करने की जरूरत है। तो ये ठीक पॉइंट है। और ये कहा है कि 8वें पे कमीशन की फॉर्मल वर्किंग से पहले ही
जितने पुराने इशूज हैं जो पेंडिंग हैं उनको पहले रिजॉल्व कर लिया जाए। उसको लेकर के रामचंद्र जी, मेरी तो नौकरी 4 साल बाकी रह गया, इसलिए जल्दी पेंशन दिलाई जाए। हाँ रामचंद्र जी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए, लेकिन वही बात है ना, जल्दी 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 करते करते भी 21 साल तो हो ही गए हैं। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ जीडीएस, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक एंड इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉइज। तो ये भी उनका इंक्लूजन करने, क्योंकि डाक सेवक हैं जो जीडीएस वाले हैं, वो पहले क्या है कि गांव गिराव में मतलब जो है एक तरीके से उनकी जो नियुक्तियां होती थी वो डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती थी, और जब उनको परमानेंट किया गया तो पता लगे 45, 50, 52 साल के हो गए और 10-12 साल में रिटायर हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनको पेंशन वेंशन ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी इंक्लूजन करने की बात कही गई है। और 9वां पॉइंट है मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल्स, जिसकी हम लोग लगातार पीछे कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि कुछ पे लेवल को खास करके लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक मर्ज करने की ज़रूरत है, ताकि पे स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। अभी जो पे लेवल 1, 2 वाले हैं उनकी सैलरी बहुत कम रहती है, इसलिए इनको मिलाकर के 1, 3, 4 को मिला के 1 और 5, 6 को मिलाकर के 1, मतलब 6 पे लेवल की जगह 2 या 3 पे लेवल रह जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसकी बात करी गई है। ये मेन एजेंडा रहेगा, इस पर काम होगा। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। ये अभी डिमांड की गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट तक देने के साथ साथ अगर किसी का बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज करता है, मतलब इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर उनमें एडमिशन ले रखा है तो उसमें भी इसको कंसिडर किया जाए। दूसरी बात है, पॉइंट नंबर 11 है रेलवेज एम्प्लॉइज का रिस्क अलाउंस कमेटी पहले बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन भी किया था। पता नहीं शायद वो रिकमेंडेशन अभी तक इम्पैनल्ड नहीं हो पाए हैं, उनको शायद कंसीडर नहीं किया गया है। तो रिस्क अलाउंस इसमें इस बार इस पर भी फोकस रहेगा पे कमीशन में। पेंडिंग कैडर रिव्यू प्रपोजल्स हैं, और इंटीग्रेट रेशियो है, रिवीजन ऑफ आर्टिसन स्टाफ है, तो इस खास करके डिफेंस के। और हाँ, पे कमीशन लागू होने से पहले जो हमारा 50% डीए है उसको बेसिक में मर्ज करने की बात कही गई है, इस पर फोकस है। ये पॉइंट नंबर हमारा 14 होगा। फिर पॉइंट नंबर 15 है ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, डीए की। जो डीए की रिलीफ है, मतलब जो 50% जो डीए है, इसको मर्ज कर दिया जाए पहले ही, ताकि लोगों को अभी पे स्ट्रक्चर ठीक हो जाए और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर आए, जो भी आना है, जैसे भी बनना है। एक और पॉइंट है इसमें, एग्जेम्पशन ऑफ रनिंग अलाउंस फ्रॉम इनकम टैक्स। रनिंग अलाउंस रेलवे वालों को मिलता है, तो जितना भी उनको रनिंग अलाउंस मिलता है, पे कमीशन में इस बात की डिमांड रहेगी कि उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। अब मैं इसकी पूरी समीक्षा पे आता हूं। इस पूरे लेटर में बेसिकली 3 ही मिनिस्ट्रीज दिख रही हैं या डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। पहला रेलवे, दूसरा डिफेंस और तीसरा पोस्टल। ये एक बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इसमें सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज का कहीं कोई अभी फिलहाल जिक्र नहीं है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है। पोस्टल, रेलवे, ऑर्डिनेंस या डिफेंस कह लीजिए, इनके बाद सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी एजुकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, हेल्थ में है, जल शक्ति में है, ऊर्जा मंत्रालय में है, मतलब तमाम मंत्रालयों में सेंट्रल ऑटोनोमस CSIR के हैं, UGC के, मतलब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन उनके बारे में, क्योंकि पे कमीशन जब भी आता है, स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अभी उसके बारे में ये मतलब हम लोगों के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि JCM में बेसिकली 12 मेंबर हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कहलाते हैं। उन 12 में से 7 केवल रेलवे के हैं, 2 या 3 डिफेंस के हैं,
एक पोस्टल के हैं, एक शायद इनकम टैक्स के हैं, एक शायद CPWD के हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बाकी लोगों का तो खैर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इसमें। हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कायदे से JCM को ही रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। पहला काम तो यही होना चाहिए कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो स्टाफ साइड है उसी को रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि जब ये 1968 में बना था, मुझे नहीं लगता कि तब से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया होगा। तब जो डिपार्टमेंट होते थे, आज की डेट में तमाम वो डिपार्टमेंट के नाम बदल गए, कुछ डिपार्टमेंट खत्म हो गए, है ही नहीं वो डिपार्टमेंट, तमाम मिनिस्ट्री बदल गई। लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी ना तो तर्कसंगत है ना ही जस्टिफाइड है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको ही रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ये पहले रिस्ट्रक्चर हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूनियन टेरिटरीज जो वस्तुतः केंद्र शासित राज्य है, हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इस समय केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो सभी, अमित ठाकुर पूछ रहे हैं जब सुनोगे नहीं, सर आप वर्तमान में यूपीएस में संशोधन के लिए मांग कर रहे हैं या ओपीएस बहाल करने की, सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? देर से आए हो, क्वेश्चन पहले दाग देते हो भैया। सुन लो, पॉइंट नंबर 3 है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रिस्टोर किया जाए। ये पॉइंट नंबर 3 एजेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा है इसका। अब मत पूछिएगा प्लीज, या तो क्वेश्चन पहले से सारे क्वेश्चन देख लीजिए। खैर, हम आते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा कहने का मतलब है कि जब तक JCM में सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा डिपार्टमेंट्स का, तमाम डिपार्टमेंट्स की जो मतलब जो ज़रूरतें हैं वो उपेक्षित रहेंगी। हाँ, अच्छा, अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि कोई तो ऑटोनोमस बॉडी की बात किया, नहीं किया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ अनिल कुमार सिंह जी कि ऑटोनोमस बॉडीज की बात ही नहीं की गई। मैं इस मुद्दे को लगातार उठा रहा हूँ पिछले कई साल से। हम तो पूरे JCM को रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, पूरे JCM को रिस्ट्रक्चर, क्योंकि जब JCM बनाया गया उस समय जो डिपार्टमेंट थे, आज तमाम डिपार्टमेंट ही नहीं बचे। कुछ के तो नाम बदल गए, कुछ तो मिनिस्ट्री खत्म हो गई, वो उनके नाम ही अलग अलग हो गए। तो इन सबके रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं उसमें। 12 लोग हैं, आज देश की आबादी 140 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉई है, तमाम पेंशनर हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आता है कि इस पूरे चार्टर में या पूरे मिनट्स में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, रेलवे, डिफेंस और पोस्टल। अब बाकी ना CPWD, ना इनकम टैक्स, ना ऑडिट डिपार्टमेंट, कोई नहीं है, ना एजुकेशन है, ना टेक्निकल कैडर है, ना फार्मासिस्ट है, कुछ भी नहीं है। खैर, कैडर वाइज जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कैडर वाइज जाना भी नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम JCM के स्वरूप को रिस्ट्रक्चर करने की आवाज़ जरूर उठाएंगे, ताकि हर डिपार्टमेंट का इसमें भागीदारी हो, सभी की बात पहुंचे, बैठक में लोग शामिल हों, इस तरीके से। खैर, तो मेरा ये कहने का मतलब था, उसके लिए ज़रूरी है कि नए लोग भी, खास करके जो लोग 2003 के बाद आए हैं, जिनको NPS में रखा गया, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग अलग तरीके से हैं, उनको अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। वो ज़रूरी है कि अब वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये रिस्ट्रक्चर हो, हम लोग जैसे लोग पहुँचे वहाँ तक। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लोग समझते हैं भारत सरकार कभी भी दूसरे लोगों से बात करेगी नहीं, वो बात करेगी, इसमें पूरा सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ही पूरा गायब है, तमाम जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो पूरे गायब हैं, क्योंकि मतलब जो है जैसे PSUs हैं, तमाम जगह पे स्केल वही हैं। यहाँ तक कि मतलब जो है यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज़ केंद्र से ही नियम जाते हैं, यहाँ तक कि सैलरी भी केंद्र सरकार देती है, उनके रिटायर्ड पर्सन्स को पेंशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एनोमली बनती रहेंगी और फिर पता चला कि एक दिन ऐसा होगा कि उन लोगों को अलग से आवाज़ उठानी पड़ेगी और अलग से आंदोलन करना पड़ेगा।
हाँ अनिल जी कह रहे हैं फार्मासिस्ट, हाँ मैं जानता हूँ, फार्मासिस्ट वहाँ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पर, नर्सेज भी हैं, अस्पताल भी हैं, रेलवे एक बहुत बड़ा, रेलवे अपने आप में एक पूरी दुनिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन डिपार्टमेंट्स की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक ये भागीदारी नहीं है, खैर आज का हमारा जो जो आज लाइव आने का जो एजेंडा था वो यही था कि जो 15 पॉइंट हैं, जो आज की पे कमीशन की जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की जो मीटिंग है, उसमें कौन कौन से 15 पॉइंट थे उनको डिस्कस करना था, क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे थे। स्वच्छाग्रहियों के लिए इस पर हम आवाज़ उठा चुके हैं तेजपाल सिंह जी, और आपसे अलग से बात कर लेंगे इस मामले में। अगर कोई किसी साथी का सवाल हो, आपको हरिकिशोर तिवारी जी, शिवपाल मिश्रा जी के साथ, हरिकिशोर तिवारी जी देखो भैया ऐसा है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ उनका पे कमीशन से उनका मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मतलब जो है उससे कोई कनेक्शन है। हाँ मिश्रा जी JCM के सेक्रेटरी हैं, वो ठीक बात है, वहाँ हम सहमत हैं आपकी बात से। तो ये था हमारे लिए आज इसी चीज़ को लेकर के। अनिल वर्मा जी मेरा नंबर ले लीजिए जुड़ने के लिए, 9899353538, 9899353538। बात कर लीजिएगा, हम बता देंगे कैसे जुड़ना है। तो ये था, आने वाले समय में जो इतना भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी हम अपडेट कराते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले समय में पे कमीशन के लिए भी हमें अलग से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। श्री कुमार जी हैं, पर क्या ही कहें, पंकज कुमार जी, हाँ वो आप ही कह सकते हो क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का मामला है। OPS रिस्टोर हो जाए, होए ना होए क्या बताए, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तेजपाल जी आपसे बात कर लेंगे अलग से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े बहुत कम समय पर। अभी मैंने मुश्किल से 15-20 मिनट पहले ही डाला था मैसेज कि हम जुड़ते हैं। राघवैया जी पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, वो तो फिटमेंट 2 पर ही खुश नजर आ रहे हैं। मैंने तो ये लिखा है कि 2.10 तो मिनिमम, इससे मतलब नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ऊपर जाएगा। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, और ऊपर तो बाकी चीजें हैं, खैर उनको कैलकुलेशन पे बैठेंगे। 20 साल में कंट्रीब्यूशन, हाँ विकास पांडे जी आपका मैसेज मिल गया मुझे जी। तो ये अंकुर त्रिपाठी जी आपका मैसेज मिल गया। मैं समझ रहा हूँ कि वो मतलब जो है कैसे क्यों किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोगों के साथ जब बैठक होगी। तो विश्वजीत जी पूछ रहे हैं, मुझे भी इस बार यही लग रहा है कि पता नहीं पे कमीशन गठित होगा या जो भारत सरकार की जो कैबिनेट में जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, और DOPT है, DOPPW है, इन्हीं की सेक्रेटरीज को मिलाकर के बैठक होती रहेगी, इसी से रिवाइज हो जाएगा। मुझे भी यही डाउट लग रहा है, लेकिन अभी 8-10 दिन वेट करना होगा। वेट करते हैं 8-10 दिन में तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि पे कमीशन अलग से गठित होगा या इसी तरीके से कमेटी बना करके बैठकें होती रहेंगी और पूरा मतलब जो है जो भी मुद्दे हैं वो रिजॉल्व होंगे। देखते हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन शंका मुझे भी होने लगी है। दीपक सिंह जी NCRMU और NCR दोनों चुप्पी नहीं साधे, यही तो दोनों हैं। एक AIRF से जुड़ा है, एक NFIR से जुड़ा है, यही तो लोग वहां बात कर रहे हैं, वो क्यों चुप्पी साधेंगे। RR सिंह जी रिस्क अलाउंस, हाँ रिस्क अलाउंस में केवल रेलवे की बात हुई है अभी, और किसी की बात नहीं हुई। यही मैं कह रहा हूं कि रिस्क अलाउंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल में भी चाहिए होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, पैरामिलिट्रीज में भी रिस्क अलाउंस है, हालांकि उनको मिल रहा है, वो भी रिवाइज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें बहुत सारी, लग रहा है कि इसमें बहुत सारी और नई चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, समय से जुड़ गए, और मुझे भी लग रहा है 25 मिनट हो गया है आप लोगों से बातचीत करते हुए। एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 1200 लोग और मैं जोड़ नहीं पाऊंगा अपने साथ, क्योंकि फ्रेंड्स लिस्ट बहुत कई साल पहले ही पूरी हो गई थी। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। तो इस तरीके से जुड़ करके हम आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। यशवर्धन जी आपका मैसेज मिल गया मुझे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कर्मचारी दिल्ली का खुश है पे कमीशन के गठन से और 12 लाख वाली बात पर। देखिए देखिए हम लोगों का क्या काम है, हम लोग पार्टी, ना तो पार्टी से लड़ते हैं, ना पार्टी के लिए मतलब जो है किसी पार्टी से ऐसा कुछ उसके खिलाफ काम करते हैं। जो काम बढ़िया कर रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए,
और जिसको किसी पार्टी से लड़ना है तो कुछ भी मिल जाए, वो कभी तसल्ली हो नहीं सकती, क्योंकि उसके माइंड में कोई दूसरी पार्टी है। हम लोगों का काम पार्टी से नहीं है, हम तो सरकार से लड़ते, सरकार से मांगते। जो काम ठीक करेगा, हमें क्या दिक्कत है। सारी पार्टियां हमारी हैं, जो भी सत्ता में आएगी वो सरकार बनेगी और हम सरकार का हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।